नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और यह अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को रोजाना 1 PM पे पढ़ाता हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। और आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीकों से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस पे आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में और अनलिमिटेड एक्सेस। और इसके लिए आपको अपने अनअकैडमी के अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों लिंक को आप लोग फॉलो कर लेंगे। ये मेरे दोनों चैनल हैं। और ये जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इस पे मैं सभी क्लास का पीडीएफ और सभी क्लास के लिंक यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और डेली वाइज न्यूज़पेपर भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। और जो मेरा ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, जो मेरा अनअकैडमी का ये चैनल है, आपको इसको लिए अपने मोबाइल पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, फ्री में डाउनलोड होता है गूगल प्ले स्टोर से। करना कुछ नहीं, बस उस पे जाएंगे और मेरे इस लिंक को फॉलो कर लेंगे। मेरा नाम भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा स्वदीप कुमार। मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे। इस पे मैं रोजाना 3:30 बजे से 3:30 PM से पूरे 1 ईयर के करंट के क्लास लेता हूँ। एमसीक्यू सारे क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करा रहा हूँ। और रोजाना 5 PM से भी 5 बजे से भी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे जो आपको मिलेंगे, जो यहाँ पे आपका मार्गदर्शन करेंगे। रोमन सैनी सर के गाइडेंस में सभी टीचर्स हैं जो आपके हर कदम पे खड़े हैं। और ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी के, ये सारे अपकमिंग कोर्सेज। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, दो तरीके का है, प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस जो है वो जीएस का फाउंडेशन कोर्स है। कंप्लीट फाउंडेशन, पूरे बेसिक से आपकी पढ़ाई होगी। और इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। और ये जो फाउंडेशन होता है वो मिनिमम 1 साल का होगा, 2 साल का होगा और 3 साल का होगा। 1 साल का उनके लिए है जिनको अभी 2022 में एग्जाम देना है, 2022 में 1 साल के लिए। उसकी फीस है 49,500 रुपए। लेकिन जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे वहां से पे एक रिफरल कोड मांगेगा, तो उस कोड की जगह आप ये मेरा कोड डाल देंगे। मेरा कोड है स्वदीप, SWADEEP। तो आपको इस फीस में 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा और फीस हो जाएगी आपकी 12 महीने की 1 साल की 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं, यानी जिनको 2023 में एग्जाम देना है, तो उनकी फीस होगी 72,000। कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाएगी आपकी 64,800 रुपए। वहीं 3 साल के लिए लेंगे, जो अभी क्लास 12th में है या अभी अभी पास आउट हुए हैं उनके लिए है, उनकी फीस होगी 90,000 रुपए। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 3 साल आराम से पढ़ेंगे, पूरा एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ कवर करते हुए। और उस आप लोगों की फीस होगी इसकी 81,000 रुपए, जो अभी 12th में अभी अभी पास आउट हुए हैं, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली सारी चीजें मिलेंगी क्योंकि कंप्लीट रेगुलर क्लास है, जीएस का फाउंडेशन बैच है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, पूरे स्टडी प्लान पे आपके ध्यान रखा जाएगा और पर्सनली फीडबैक भी आपको देंगे। और ये भी आपका 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए है। 12 महीने वही जिनको 2022 में देना है, 69,500। इसमें भी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा और 1 साल की फीस होगी आपकी 62,550। जो लोग 2 साल के लिए लेंगे, यानी जिनको 2023 में एग्जाम देना है, 1,07,000। इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। और 2 साल की आपकी फीस हो जाएगी 96,300 रुपए। और 3 साल के लिए भी मैंने बताया था, 3 साल का उनके लिए जो 12th में है या अभी भी 12th पास आउट हुए उनके लिए है 1,41,000। इस पे भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट और फीस होगी 1,26,900। तो ये सारा प्लान है। वो था जीएस और ये है ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन। और 1 महीने में तो ना तो जीएस कंप्लीट होगा ना तो ऑप्शनल, तो सीधे 6 महीने का, या तो फिर 1 साल का ऑप्शनल, या तो 2 साल का, या तो 3 साल का। वही इसी अनुसार 6 महीने का ले लेंगे जिनको भी 2021 में एग्जाम देना उनके लिए बेनिफिट है। 1 साल का ले लेंगे जिनको 2022 में एग्जाम देना है, 2 साल का जिनको 2023 में, और जिनको 3 साल के बाद एग्जाम देना है वो ले लेंगे आपको, जो लोग भी 12th में है, आप पास आउट हुए हैं, 3 साल का सब्सक्रिप्शन। 6 महीने का फीस है 22,500, 1 साल का 27,500, 2 साल का 40,000, 3 साल का 50,000। इन सारे फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। कोड है स्वदीप। तो 6 महीने की आपकी फीस हो जाएगी 20,250 आफ्टर डिस्काउंट। और आफ्टर डिस्काउंट आपकी 1 साल की फीस हो जाएगी 24,750, 2 साल की फीस हो जाएगी 36,000 और 3 साल की फीस हो जाएगी 45,000 रुपए। तो ये सारा प्लान। और अनअकैडमी 2021, 22 और 23 के लिए बैच जो मैंने बताया फाउंडेशन 6 महीने का, सब अभी 11 तारीख से शुरू कर रही है। तो ये देखिए, एक सेकेंड,
ये देखिए 11 तारीख से बैच है, 6 महीने का यूपीएससी प्रीलिम्स जो लोग को 2021 में देना है उनके लिए बैच, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सब में अवेलेबल है। वहीं आपका 1 साल के लिए है 2022 का फाउंडेशन, और ये भी 11 तारीख से शुरू हो रहा है आपका इंग्लिश हिंदी और बाइलिंगुअल। जरूर ध्यान में रखेंगे इस कोड का, जब भी एडमिशन लेंगे कोड आप इस्तेमाल करेंगे स्वदीप, SWADEEP, इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है स्वदीप, तो आपको 10% डिस्काउंट जरूर में मिलेगा। उसके बाद देखिए 2 साल का भी है कंप्लीट 2023 के लिए फाउंडेशन, 11 तारीख से आपका इंग्लिश हिंदी और बाइलिंगुअल, और एक एनसीईआरटी का बेस्ट यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए अकेडमी शुरू कर रही है। 11 तारीख से भी आपका इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल और हिंदी में अवेलेबल है। इसमें भी कोड का आप इस्तेमाल करेंगे स्वदीप, SWADEEP, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जरूर में मिलेगा। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अगर कॉम्बो, अगर आप जीएस का आइकॉनिक और प्लस दोनों ऑप्शनल और जीएस कॉम्बो लेते हैं, यानी जीएस का अगर आइकॉनिक ले लेते हैं और प्लस, तो 1 साल की फीस, 2 साल की और 3 साल की, 1 साल का 88,705, 2 साल का 131,510 और 3 साल का 167,220। इस पे भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, इन सारे फीस में आपको 10% का डिस्काउंट जरूर में मिलेगा। अगर आप जीएस का प्लस कोर्स लेते हैं और साथ में ऑप्शनल लेते हैं, तो 1 साल 2 साल 3 साल की फीस है, 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 21,200। इस पे भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो सारे पे 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। और यह आइकॉनिक, इसके कुछ फीचर्स अपग्रेड हुए हैं, 4-5 फीचर्स और एक्स्ट्रा जुड़े हैं, 1-2 तो पहले ही थे, आने वाले समय में इसका भी प्राइस हाइक होने वाला है। तो जिन लोगों को आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें पर्सनल कोच आप लोगों को मिलते हैं इन सारे फीचर्स के साथ, वो आपके ऊपर ध्यान देंगे, तो जरूर से जरूर आप लोग इसका भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें। और आप लोगों को पता है कि रोजाना 1 बजे हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के बारे में 1 बजे से, और इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं संसद की आज तीसरी क्लास है। संसद का जो टॉपिक है वो लंबा टॉपिक है, लंबा चैप्टर है, और पिछले 2 दिन में थोड़ा सा कुछ सेक्शन कुछ फाइल मेरी करप्ट हो गई थी, तो इस वजह से वो अधूरे पर रह गए थे। तो आज एक कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, वो 2 दिन का जो पढ़े वो आज से, फिर इसके बाद अभी एक क्लास में भी और होगी संसद की, तो उसको भी देखेंगे। तो ये जो है भारतीय राज्य व्यवस्था संसद हम लोग पढ़ रहे हैं, आज तीसरा पार्ट है संसद का, और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों की एक क्लास ले रहा हूं। तो चलिए आज संसद में बाकी चीजें शुरू करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट है, हमने अभी तक संसद के बारे में पढ़ा, संसद सदस्यों के बारे में पढ़ा, सारे चीजों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे संसद सत्र के बारे में, ठीक है, संसद के सत्रों के बारे में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, क्या कह रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संसद, और संसद में आज पढ़ेंगे हम लोग संसद के सत्र, कि संसद के सत्र कैसे होते हैं, आहूत करना या कौन कौन से सत्र होता है, उसका सत्रावसान कैसे किया जाता है। तो ये देखिए संसद के सत्र में जो आहूत करना होता है, कि संसद को आहूत किया गया है। आहूत का मतलब होता है कि उपस्थित होने का आदेश देना। संसद के जो भी सत्र हैं, चाहे लोकसभा राज्यसभा, जिसका भी इन सदन का सत्र चल रहा है, इन सदन में से जिसका भी सत्र चल रहा है, तो आहूत करने का मतलब होता है कि संसद को आहूत किया गया। इसका मतलब होता है कि सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है, आहूत होने का मतलब। आगे देखिए, संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है। प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में, इसको कौन करता है, राष्ट्रपति, समय समय पर। लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों सत्रों के बीच जो टाइम पीरियड है वो 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना जरूर चाहिए, ठीक है। तो ये है आहूत करना यानी सभा में उपस्थित होने का मतलब। और सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं संसद के, 3 सत्र होते हैं। इन तीनों सत्रों में जो पहला है वो है बजट सत्र, जो फरवरी से मई महीने के बीच में होता है। दूसरा है मानसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर महीने के बीच में होता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर महीने में होता है। और इन तीनों सत्रों का कोई डेट निश्चित नहीं है, इनका कोई भी निश्चित डेट नहीं है कि इस डेट को होगा, कोई भी निश्चित डेट इन तीनों सत्रों का नहीं है। क्या है, फरवरी से मई के बीच में कभी भी बजट सत्र आ सकता है, इतना टाइम पीरियड है। सबसे लंबा सत्र यही होता है और सबसे बड़ा सत्र यही होता है, सबसे ज्यादा टाइम इसी को में मिलता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में आता है, जब मानसून आने का दौरान होता है। और शीतकालीन सत्र ठंड के समय में आता है, नवंबर दिसंबर में। और आप लोगों को आइडिया होगा कि जो मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ सुबह 10:30 बजे से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की, या जो शाम को 6:15 से लेता हूँ मैं अनअकैडमी के ऐप पे जो करंट की क्लास, उसमें मैंने अभी शीतकालीन सत्र या पूरे सत्र के बारे में, संसद के सत्र के बारे में एक एडिटोरियल पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया था, क्योंकि ये जो शीतकालीन सत्र है ना, इस बार नहीं हुआ है।
कोविड की वजह से, कोविड 19 की वजह से अभी नवंबर दिसंबर में सत्र होता है, तो कोविड 19 की वजह से शीतकालीन सत्र को कैंसिल कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये नहीं हुआ था, इसीलिए चर्चा में आया था, तो ये इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है नवंबर से दिसंबर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और क्या कह रहा है इसमें कि जो संसद का सत्र है प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान या लोकसभा के मामले में विघटन, आहूत करने का मतलब होता है शुरू करना और सत्रावसान का मतलब होता है कि सत्र का विघटन कर देना, समाप्त कर देना। ठीक है, तो जो प्रथम बैठक से लेकर जो सत्रावसान के बीच की जो अवधि है, जो मध्य की समावधि है कि जब ये शुरू हुआ प्रथम बैठक यानी जब आहूत किया गया संसद, और संसद से लेकर विघटन के समय का ये जो टाइम पीरियड है, जो मध्य की अवधि है, इसी को क्या कहते हैं कि कि मध्य की अवधि संसद के प्रथम बैठक से लेकर के जो संसद का सत्र होता है वो संसद की प्रथम बैठक से लेकर के सत्रावसान यानी विघटन के बीच की मध्य की अवधि, उसी के दौर में संसद का सत्र चलता है। सिंपल सी बात है, जब शुरू होगा और जब समाप्त होगा उसके बीच में जो चलेगा वह वही अवधि होती है। और सत्र के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। अब जब जब ये संसद का सत्र चलेगा, चाहे इन तीनों सत्रों में से कोई भी, चाहे या तो बजट सत्र हो या मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र, जब भी चलेगा तो पर डे बैठक होगी और इसके पर डे आहूत होगा, पर डे कार्यक्रम शुरू होगा और एक सत्र के सत्रावसान और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की अवधि को ही अवकाश कहते हैं। मतलब आज मान लीजिए संसद आहूत हुआ, मतलब आज शुरू हुआ और आज फिर शाम को जब इसका सत्रावसान हो गया, समापन हो गया, तो इस सत्रावसान हो गया, फिर इस सत्रावसान के बाद जब अगले दिन संसद का सत्र आहूत होगा यानी शुरू होगा, तो ये जो बीच की अवधि है इसी अवधि को क्या कहा जाता है? अवकाश कहा जाता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब स्थगन क्या होता है ये पढ़िए। स्थगन क्या होता है? क्या होता है स्थगन प्रस्ताव? संसद में स्थगन प्रस्ताव क्या है? संसद के एक सत्र में काफी बैठकें होती हैं और प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। एक होती है सुबह की बैठक जो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होती है और एक होती है दोपहर के भोजन के बाद की बैठक जो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक की होती है। तो संसद के एक सत्र में काफी बैठकें हो जाती हैं और प्रत्येक बैठक में जो बैठक होती है पर डे, तो पर डे 2 बैठक होती है, 2 सत्र होते हैं। जो पहला बैठक है उसका टाइम पीरियड है 11 बजे से 1 बजे तक होती है, इसको सुबह की बैठक कहते हैं, और एक होता है 2 से 6 बजे तक जो सायंकालीन मतलब दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद। और संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, वो भी केवल लोकसभा के मामले में। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि संसद का विघटन लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, ध्यान में रखेंगे। लोकसभा का विघटन, विघटन कहिए, स्थगन कहिए, सत्रावसान कहिए, ये सब तीनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो जो संसद की बैठक है वो भी लोकसभा के मामले में वो अनिश्चित काल के लिए हो सकता है, उसका बैठक का विघटन, स्थगन या सत्रावसान जो भी कहिए अनिश्चित काल के लिए समाप्त किया जा सकता है। और स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, जब स्थगन होगा हटाया जाएगा, तो जो बैठक का कार्य है उसको कुछ निश्चित समय के लिए या कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए या कुछ सप्ताह के लिए निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, जब स्थगन होगा संसद का तो ये सारी चीजें इतने समय के लिए जो कार्य है वो होगा। उसके बाद फिर अगर अनिश्चितकालीन स्थगन हो गया तो क्या होगा ये देखिए। अगर मान लीजिए अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया गया, अगर एक कुछ समय के लिए स्थगन हुआ, तो हमने स्थगन पकड़ा कुछ समय के लिए, तो जो भी होगा तो कुछ दिन या कुछ सप्ताह के लिए, ठीक है, उनके कार्य को रोक दिया जाएगा। अब मान लीजिए अगर अनिश्चित काल के लिए हो गया तो उसमें क्या होता है? अनिश्चित काल के लिए स्थगन के बारे में पढ़िए। अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अभिप्राय है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना, कोई इसका टाइम लिमिट नहीं है कब तक। दूसरे शब्दों में जब सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर देते हैं। जैसे जो केवल स्थगन होता है, सिंपल स्थगन, उसमें क्या होता है, बताया जाता है कि 2 दिन के लिए है
या एक सप्ताह के लिए है या कुछ घंटे के लिए किया गया है, उसमें बताया जाता है। लेकिन बिना समय बताए, कोई भी टाइम पीरियड बताए अगर संसद का स्थगन कर दिया गया है तो उसे ही कहते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ये नहीं बताया गया कि कब बैठेगी बैठक, ठीक है। और अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति को होती है। और वह स्थगत दिन, जिस दिन स्थगत किया जाएगा या समय से पहले भी संसद की बैठक को आहूत कर सकता है या अनिश्चित काल के लिए स्थगन के उपरांत भी किसी भी समय आहूत कर सकता है, शुरू कर सकता है, पावर है कि किसको, लोकसभा अध्यक्ष को। ध्यान में रखेंगे। अब सत्रावसान क्या होता है ये देखिए, हमने अभी उधर स्थगन पढ़ा और आहूत करना पढ़ा। अब सत्रावसान क्या होता है संसद का, ये देखिए। सत्रावसान और स्थगन में अंतर भी देखेंगे हम लोग, क्या होता है। सत्रावसान, पीठासीन अधिकारी, ये जिसे अध्यक्ष या सभापति कहते हैं, सदन के सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। जो भी पीठासीन अधिकारी है, चाहे अध्यक्ष या सभापति, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष, ध्यान में रखेंगे। और इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। अध्यक्ष या सभापति अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगा। जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा तो इसकी सूचना कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। और हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। सत्र अगर चल भी रहा है तो राष्ट्रपति के पास पावर है, अगर वो चाहे तो सत्रावसान कर सकता है। विघटन क्या होता है देखिए, विघटन क्या चीज होता है, संसद का विघटन। एक अस्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, ठीक है, और ये उच्च सदन होता है। और सिर्फ लोकसभा ही विघटित होती है क्योंकि लोकसभा निम्न सदन होता है आम लोगों के लिए। और सत्रावसान के विपरीत विघटन विद्यमान सभा के जीवन काल को समाप्त कर देता है। जब भी सत्रावसान होता है, अगर उसका विघटन किया गया, मतलब ये लोकसभा के लिए है, तो जो भी सभा चल रही है उसके जीवन काल का समाप्त हो जाएगा, मतलब वो सभा फिर अभी नहीं होगी और इसका पुनर्गठन नए चुनाव के फिर बाद ही होगा। लोकसभा दो कारणों से विघटित किया जा सकता है। एक तो सत्रावसान होता है कि जो सत्र चल रहा है उसकी समाप्ति, जो संसद में सत्र चलते हैं प्रदेश की समाप्ति। विघटन यानी पूर्ण रूप से लोकसभा का विघटन हो गया। अब दोबारा तभी बैठेगा जब चुनाव होगा तब, और केवल दो कारणों से ही लोकसभा विघटित हो सकती है। क्या क्या, एक तो अगर वो स्वयं विघटित हो जाए, कब, कि जब इसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा या वह काल पूरा हो जाए जब राष्ट्रीय आपात के लिए समय बढ़ाया गया हो, जब पूरा हो जाए तो तब विघटित हो सकता है अपने आप। या क्या होता है कि मान लीजिए अभी 5 साल का कार्यकाल चल रहा है, कोई राष्ट्रीय आपात आ गया है तो उस समय पर लोकसभा विघटित नहीं होती, उसका टाइम पीरियड 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बढ़ता है, तो उसके बाद फिर विघटित होती है तब। या जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का अगर निर्णय ले ले, जब संसद का सत्र विघटित करना है लोकसभा को, जिसे लेने के लिए वह प्राधिकृत है और अपनी सामान्य काल अवधि से पूर्ण सदन का विघटन अपरिवर्तनीय विघटन है। या तो राष्ट्रपति अगर सदन को विघटित कर दे तो हो सकता है, या स्वयं विघटित होगी जब अपना वो टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेगी कार्यकाल तब। और क्या कह रहा है विघटन में, जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प नोटिस, याचिका आदि सब समाप्त हो जाते हैं। दोबारा एक कब शुरू होगा, जब दोबारा उसके बाद चुनाव होगा, उसके बाद ही फिर लोकसभा का विघटन समाप्त होगा। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। हाँ, यही वही के कह रहा है कि जब लोकसभा बनेगा, जब नए चुनाव के बाद, तो ये सारे चीज जो कार्य समाप्त हुए हैं ये फिर दोबारा लाए जाएंगे। यद्यपि जिन लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। जैसे कुछ कार्य हैं, जैसे कि कुछ लंबित कार्य हैं, जो लंबित विधेयक काफी समय से पड़े हैं, लंबित आश्वासन के साथ पड़े हैं, जैसे सरकारी जांच वगैरह, तो ये सब जो है तो लोकसभा के विघटन पे वो सब चीजें समाप्त नहीं होती हैं, वो होते हैं। अब देखिए, समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति होती है। कौन कौन से विधेयक संसद के विघटन के बाद समाप्त हो जाते हैं, ये पढ़िए आगे, पॉइंट पॉइंट में दिया गया है। क्या कह रहा है, जो विधेयक विचाराधीन है या जो लोकसभा में है, चाहे वो लोकसभा में रखे गए हो या फिर राज्यसभा में हस्तांतरित कर दिए गए हो लोकसभा से, जो भी पास नहीं हुए हैं उनका विघटन हो जाएगा और लोकसभा में पारित, किंतु राज्यसभा में अगर विचाराधीन विधेयक है तो वो भी समाप्त हो जाएगा अगर संसद सत्र का विघटन हो गया
तो और ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो और राष्ट्रपति के विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है तो फिर वो समाप्त नहीं होता है। ये ध्यान में रखेंगे, कौन सा समाप्त नहीं होता है? ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित नहीं हुआ है दोनों सदनों में और राष्ट्रपति ने विघटन से पूर्व दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक बुला ली है तब ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति से पारित नहीं हुआ है वो विघटित नहीं होंगे। और ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हुआ हो तो ये भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है? और ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अगर चला गया हो और वहां पे विचाराधीन है तो संसद का जब विघटन होगा, लोकसभा का जब विघटन होगा तो वो विधेयक भी समाप्त नहीं होगा। और ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो ये भी समाप्त नहीं होगा। ये सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जो स्थगन और सत्रावसान क्या होता है, इनमें क्या अंतर है? यहाँ पे मैं एक टेबल के माध्यम से ले आया हूँ कि जो विघटन में स्थगन होता है और सत्रावसान होता है। तीन चीजें, एक तो स्थगन हो गया, एक सत्रावसान हो गया, एक विघटन हो गया। विघटन के बारे में तो आपने जान लीजिए कि पूर्ण रूप से समाप्ति। अब स्थगन और सत्रावसान में क्या अंतर है ये समझ लीजिए, क्योंकि लगते तो दोनों एक जैसे हैं लेकिन यहाँ पे अंतर है। क्या? स्थगन क्या होता है कि यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, न कि पूरे सत्र को। स्थगन यानी अगर आज की बैठक है तो आज के बैठक को केवल समाप्त किया जाएगा स्थगन के द्वारा। सत्रावसान क्या होता है? यह न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को ही समाप्त कर देगा। जो इस बार का सत्र है, मान लीजिए अगर बजट सत्र चल रहा है, मान लीजिए अगर बजट सत्र चल रहा है तो बजट सत्र में अगर जो आज की बैठक है एक दिन की बैठक, तो एक दिन के बैठक की अगर समाप्ति हुई तो उसको स्थगन कहेंगे, और अगर पूरे बजट सत्र को ही समाप्त कर दिया जाए तो उसको सत्रावसान कहेंगे। और विघटन क्या होगा? इस मामले में विघटन समझ लीजिए कि विघटन में पूरे सत्र की ही अगर समाप्ति कर दी गई, पूरे लोकसभा को ही विघटित कर दी गई, कोई भी यहाँ पे सत्र नहीं होगा, चाहे वो बजट हो, चाहे मानसून हो, चाहे शीतकालीन हो, कुछ भी नहीं होगा, मतलब पूरा लोकसभा ही विघटित हो गई तो उसे विघटन कहते हैं। तो ये अंतर है। और स्थगन में, स्थगन को जो है यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा ही किया जाता है, यानी लोकसभा का स्थगन जो उसमें बजट सत्र चल रहा है, या बजट सत्र कह रहा हूं, मतलब जो भी सत्र चल रहा है तो अध्यक्ष ही कर सकता है, और जो सत्रावसान होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखें, जो पूरे सत्र की समाप्ति है, जैसे मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है, इसकी समाप्ति करनी है तो इसकी समाप्ति राष्ट्रपति करेगा और कोई नहीं। और अगर मान लीजिए अगर एक दिन का जो स्थगन करने का है तो जो पीठासीन अधिकारी है, जो अध्यक्ष होते हैं, वो करेंगे। स्थगन में और क्या है कि यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता है। अगर स्थगन हो गया संसद का तो संसद का एक दिन का जो कार्य उसका स्थगन होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो उसका अगर स्थगन हो गया तो जो भी सदन में विधेयक है या जो भी विचाराधीन काम चल रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही काम दोबारा जब अगले दिन बैठक होगी तो उस बैठक में यह काम किया जाएगा। सत्र में क्या होगा? यह भी किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। सत्रावसान भी जब हुआ तो यह भी किसी विधेयक पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन जब अगला सत्र इसका शुरू होगा तो इस कार्य को अगर शुरू करना है जो इस सत्र के सत्रावसान पे बचा रह गया तो उसको अगले सत्र में उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा। और ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। ब्रिटेन में अगर ऐसा होता है तो जो भी पेंडिंग कार्य है समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं। और यही जब विघटन पे होता है तो विघटन में तो पूर्ण रूप से विघटित हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसीलिए को मैंने पीछे पढ़ा कि कौन से समाप्त नहीं होंगे और कौन से समाप्त हो जाएंगे विघटन के दौरान, तो ये सब इंपॉर्टेंट रखेंगे। अब सदन में मतदान कैसे होता है ये देखिए। अब संसद के जो सदन है इनमें मतदान की क्या प्रक्रिया है। सभी मामलों पर सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, मतलब उसमें पीठासीन अधिकारी जो होंगे, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति होगा, उनके अलावा उनका वोट नहीं होगा, निर्णय लिया जाता है। उसमें क्या कि सभी मामलों में सदन में जो लोग बैठे हैं वो, अगर दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उनमें जो भी सदस्य उपस्थित हैं उनके बहुमत से होगा, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का उसमें वोटिंग नहीं। आगे देखिए, और संविधान में उल्लिखित कुछ विशिष्ट मामलों में, जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, संविधान संशोधन की कार्यवाही, पीठासीन अधिकारियों को हटाना,
आदि में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसमें बाकी साधारण बहुमत ध्यान में रखेंगे। और सदन का पीठासीन अधिकारी अपने पहले प्रयास में वोट नहीं देता है, अपना मत नहीं देता है, लेकिन मत बराबर होने की दशा में, जो भी मान लीजिए संयुक्त बैठक हुई दोनों सदनों की और दोनों में जितने भी लोग भाग ले लेते हैं उनका मत बराबर हो गया दोनों का, तो बराबर हो गया, तो वहां पे फिर जो भी पीठासीन अधिकारी है, चाहे वो राज्यसभा का सभापति हो या लोकसभा का अध्यक्ष हो, तो अपना वोट जिसमें चाहेगा उन दोनों में से किसी एक में दे करके फिर वो मतदान कर सकेगा और फिर सदन की कार्यवाही उसी के अनुसार फिर आगे बढ़ेगी। तो वही कह रहा है, लेकिन मत बराबर होने की दिशा में वो मतदान कर सकता है और सदन की कार्यवाही किसी अनाधिकृत मतदान या भागीदारी या इसकी सदस्यता में किसी रिक्ति के बावजूद भी वैध होगी। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और लोकसभा में मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु कहे गए हैं। क्या है ये देखिए कि चर्चा के अंत में लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न पूछकर प्रस्ताव के बारे में सदस्यों की राय आमंत्रित करते। जब चर्चा हो जाती है कि किसी भी मुद्दे पे, कि किसी भी विधेयक पे या किसी भी प्रस्ताव पे, तो उसपे अगर लोकसभा में, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछ करके उस सदस्यों की राय को आमंत्रित करते हैं। और जो लोग उस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो ऐ कहते हैं, AYE बोलते हैं, और जो लोग प्रस्ताव के विरोध में होते हैं वो नो बोलते हैं। ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष तब कहते हैं मैं समझता हूं प्रस्ताव आईएस के पक्ष में है। उसमें लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि मैं समझता हूं कि प्रस्ताव आईएस के पक्ष में है, पर नोज जैसी भी स्थिति है। यदि प्रश्न के बारे में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी जाती तब वे 2 बार बोलेंगे, आईएस अथवा नोज, जैसी भी स्थिति होगी तब, और है बीट, और उसी अनुसार सदन के समक्ष प्रश्न का फिर निश्चय हो जाएगा। जब लोकसभा अध्यक्ष बोलेंगे एस 2 बार, तो लोग अगर आए कहेंगे तो ओके, या फिर विरोध में लोग प्रस्ताव देंगे नोज, तो उसी अनुसार के फिर उस प्रस्ताव के बारे में विचार होगा। ध्यान में रखेंगे। और आगे देखिए क्या कह रहा है तीसरे पॉइंट में, कि यदि किसी प्रश्न को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती अगर दी जाती है तब वो आदेश करेंगे कि लॉबी स्पष्ट हो जाए। ठीक है। और 3 मिनट और 3 सेकंड बीत जाने पर फिर वह प्रश्न दोबारा पूछेंगे और घोषणा करेंगे कि उनकी राय में जीत आईएस से हुई है या नोज से हुई है। फिर पूछेंगे लोकसभा अध्यक्ष, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, या यदि सभाध्यक्ष को इस प्रकार घोषित की गई राय को फिर से चुनौती अगर मिलती है तब वो निर्देश देंगे कि मतों को स्वचालित वोट रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया जाए और ए या नो स्लिप का उपयोग किया जाए। फिर स्लिप के अनुसार होगा, फिर सदस्य लॉबी में चले जाए। ठीक है। इस तरीके से दोबारा होता है। ये सारे चीजों को सदन में मतदान जो होता है इस तरीके से होता है। और चौथा पॉइंट में, यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में बंटवारे, अगर वोट का बंटवारा होता है, का अनावश्यक दावा किया गया है कि वे सदस्यों से कह सकते हैं ए और नो वाले सदस्य अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और जब गिनती हो तब वे सदन के निश्चय की घोषणा इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इस मामले में मतदाताओं के नाम नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और संसद की भाषा, संसद में कैसी भाषा का उपयोग होता है ये देखिए। संविधान को हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित किया गया है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। वैसे सदन की कार्यवाही तो केवल 2 ही भाषा, हिंदी और इंग्लिश में ही हो सकती है, लेकिन जो भी पीठासीन अधिकारी, अगर राज्यसभा में चल रहा है तो सभापति, या लोकसभा में चल रहा है तो उसके अध्यक्ष, ये चाहे तो जो भी वहां पे प्रवक्ता है, जो भी सदस्य वहां पे अपनी बात कहना चाहता है वो अपने मातृभाषा, अपने लोकल लैंग्वेज में कह सकता है। और दोनों ही सदनों में समानांतर रूप से अनुवाद की व्यवस्था भी की गई है। अगर वो अपने लोकल लैंग्वेज में कह रहा है तो वो उसका अनुवाद करके उनको सभापति या अध्यक्ष को बताया जाएगा। तथापि यह व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने की तिथि के 15 वर्षों बाद अंग्रेजी स्वमेव समाप्त हो जाएगी, और यह तिथि 1965 में थी। वैसे राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। जब ये व्यवस्था था शुरू में संविधान की, जब हमारा देश का संविधान बनेगा उसके 15 वर्ष बाद अंग्रेजी अपने आप हमारे संविधान से समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और यह तिथि 1965 थी समाप्त होने का। लेकिन जो हमारा राजभाषा अधिनियम 1963 वो क्या करता है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की भी रेगुलेटरी या निरंतरता संसद में कर सकता है। ये इसके तहत हमारे राजभाषा अधिनियम के तहत यहां पे कही गई है। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब क्या कह रहा है, जो संसद के
मंत्री या जो महान्यायवादी के अधिकार क्या होते हैं, ये देखिए, इनके बारे में पढ़ ले लीजिए कि सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इस बात का अधिकार होता है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है और सदन की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है और यह सदन की किसी समिति जिसके वे सदस्य हैं कि बैठक या कार्रवाई में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान के अधिकार के बिना भाग लेंगे ये लोग। और इस संवैधानिक उपबंध की पृष्ठभूमि के दो कारण हैं। क्या क्या कारण है ये देखिए। पहला है, एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। अगर लोकसभा का है सदस्य और चाहे तो राज्यसभा के कार्यवाही में भाग लेना तो ले सकता है। और दूसरे शब्दों में, एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, जो बात मैंने बताई। और उसी तरह एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वो भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और एक मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं है और दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और यहां उल्लेखनीय है कि कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मात्र 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है और उसको 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। अब इसी में एक लेम डक सत्र होता है, इसके बारे में देखिए क्या होता है लेम डक सत्र। ठीक है, डक लेम डक सत्र क्या है ये देखिए। नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है जिसे लेम डक सत्र कहते हैं। मतलब जब जो वर्तमान में लोकसभा है उसका जो अंतिम सत्र चल रहा है वो, और जब नई लोकसभा का गठन होगा तो जो अंतिम सत्र होता है उसी सत्र को लेम डक कहते हैं। और वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते लेम डक कहलाते हैं। मतलब वे सदस्य जो आज इस बार के लोकसभा चुनाव में इस बार के लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन अगली बार अगर लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें अगर वो जीत नहीं पाते हैं तो उन्हीं सदस्यों को लेम डक कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब संसदीय कार्यवाही के कुछ साधन हैं, क्या कैसे ये देखिए। संसदीय कार्यवाही के साधन कि प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, क्या क्या होते हैं, इस तरीके से क्या काम किया जाता है। तो पहला होता है प्रश्नकाल। जब ये संसदीय कार्यवाही होता है, जो भी बजट सत्र या जो भी चलता है, तो इसमें ये टाइम पीरियड होता है जिसे प्रश्नकाल होता है। तो संसद की कार्यवाही में जो प्रश्नकाल होता है उसका टाइम पीरियड क्या है ये देखिए। जब बजट सत्र कह रहा हूं, मतलब कोई भी सत्र जब शुरू हो जाता है तो उसके दौरान पहला होता है प्रश्नकाल। संसद सत्र का जो पहला घंटा होता है, शुरू का 1 घंटा, वो प्रश्नकाल के लिए होता है और इस दौरान संसद के जो सदस्य हैं प्रश्न पूछते हैं और इसका उत्तर सामान्यतः मंत्री देते हैं। और ये प्रश्न 3 तरह के होते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न या अल्प सूचना वाले प्रश्न। ये 3 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं संसद सत्र में, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। तो जो तारांकित प्रश्न होता है अगर वो पूछा गया तो उसका उत्तर मौखिक दिया जाता है। जो मंत्री इसका उत्तर देंगे वो उसका मौखिक उत्तर देंगे और उसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे ये क्या होते हैं। और दूसरी ओर जो अतारांकित प्रश्न होता है, इस मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है। इसको आप लिखित रिपोर्ट देंगे, इसलिए इसके बाद ही पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। और अतारांकित प्रश्नों के मामले में आपको लिखित देना होगा और अतारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और अल्प सूचना प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। 10 दिन पहले आप नोटिस देंगे कि मैं आपसे ये पूछूंगा और इसका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। तो ये संसद का सत्र होता है और जो पहला सत्र होता है वो संसद का प्रश्नकाल होता है। जो संसद सत्र शुरू होता है तो जो उसका पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है। उसके बाद और क्या क्या पॉइंट आ रहा है इसमें, इसी में भी और कह रहा है कि मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न किए जा सकते हैं प्रश्नकाल में। और इस प्रकार कोई प्रश्न किसी प्राइवेट सदस्य को भी संबोधित हो सकता है कि यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन की कार्यवाही से संबंधित अन्य मामले से जुड़ी हो जिसके लिए सदस्य उत्तरदायी है, ऐसे प्रश्न से संबंधित प्रक्रिया वैसी ही होगी और जैसा कि किसी मंत्री से प्रश्न पूछने के लिए होती है वैसा ही। और तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न तथा प्राइवेट सदस्यों से प्रश्नों की सूची क्रमशः हरे, सफेद और हल्के गुलाबी या पीले रंग में छपी होती है ताकि वे एक दूसरे से अलग दिखे। इस पॉइंट ध्यान में, कॉन्सेप्ट के लिए था नीचे वाला पॉइंट। दूसरा है शून्यकाल। पहला तो संसद सत्र में था प्रश्नकाल, दूसरा जो टाइम पीरियड होता है वो शून्यकाल होता है। शून्यकाल में क्या होता है ये देखिए।
प्रश्नकाल की प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले को उठा सकते हैं। इसमें कोई सूचना देने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से प्रश्नकाल में है इसमें नहीं है, बिना सूचना के इस मामले को उठा सकते हैं। और शून्यकाल जो होता है ये कब शुरू होता है? जो प्रश्नकाल का जो 1 घंटा होता है, शुरुआती सत्र प्रश्नकाल का 1 घंटा, उस 1 घंटा के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू हो जाता है और उससे सदन के नियमित कार्य के साथ ही उसे कार्यरत किया जाता है। ठीक है। और दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल ही कहते हैं। और संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है तथा वर्ष 1962 में ये जारी है और ये भारत की देन है। ये शून्यकाल और जगहों पे नहीं है। अब ये प्रस्ताव क्या होते हैं ये देखिए। जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, प्रस्ताव से क्या समझते हैं, क्या होता है प्रस्ताव, ये देखिए। लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती है। जो भी लोगों के महत्व की चीज है, आम आदमी के, ठीक है, और विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके देता है। और सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए लाए गए प्रस्तावों की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। क्या, ये देखिए। पहला है महत्वपूर्ण प्रस्ताव। यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, ये सब शामिल है। जो बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आते हैं, 3 प्रस्तावों की इसमें मुख्य श्रेणियां हैं जिसपे सदस्य चर्चा करते हैं। पहला है महत्वपूर्ण प्रस्ताव। यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत क्या होता है, अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग है, मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाना आदि, ये सब महत्वपूर्ण प्रस्ताव के दायरे में आते हैं। दूसरा है स्थापन्न प्रस्ताव। स्थापन्न प्रस्ताव क्या होता है? यह वह प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है और यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव फिर अपने आप स्थगित हो जाता है। तीसरा होता है पूरक प्रस्ताव। यह ऐसा प्रस्ताव है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता और इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। और इसकी भी 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी, आगे देखिए। इसकी जो पूरक प्रस्ताव है, इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। पहला है सहायक प्रस्ताव, दूसरा स्थान लेने वाला प्रस्ताव, तीसरा संशोधन। तो पहला जो है सहायक प्रस्ताव, उसे क्या है कि इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन में इस्तेमाल किया जाता है। स्थान लेने वाला जो प्रस्ताव है, इसे वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में लाया जाता है और उस मामले का स्थान लेने के लिए इसे फिर लाया जाता है। संशोधन या मूल प्रस्ताव के केवल भाग को परिवर्तित या स्थान लेने के लिए संशोधन को लाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला जो प्रस्ताव है वो है कटौती प्रस्ताव। ठीक है, कटौती प्रस्ताव में क्या होता है ये देखिए कि यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव अगर सदस्यों के बीच में वाद विवाद हो रहा है तो उसकी समाप्ति के लिए, और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए फिर रखा जाता है। और सामान्यतः 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। पहला है साधारण कटौती। इसमें क्या है, यह वह प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है और इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और अब इसे मतदान के लिए रखा जाए। ठीक है, क्या है कि वो प्रस्ताव होता है जो कोई संसद का सदस्य रखता है और कहता है कि जो मामला है इस मामले पे पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, इस पे मतदान किया जाए। तो ऐसे प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव, और कटौती प्रस्ताव में इसके साधारण कटौती कहते हैं, साधारण कटौती प्रस्ताव। दूसरा है घटकों में कटौती प्रस्ताव। ये क्या है कटौती प्रस्ताव का दूसरा टाइप? इस मामले में किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है और वाद विवाद में इस भाग पर पूर्ण के रूप में भी चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए फिर इसमें रखा जाता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है कंगारू कटौती। इसे क्या क्या कहते हैं? इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को इसमें छोड़ दिया जाता है और उन्हें फिर
अपने आप पारित मान लिया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। और एक है फिर अगला गिलोटिन प्रस्ताव। गिलोटिन प्रस्ताव क्या होगा? एक कटौती प्रस्ताव का टाइप नहीं है, ये गलत है यहाँ पे। अगला है गिलोटिन प्रस्ताव। ये क्या है कि जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा अगर नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है, जिसे गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं। उसके बाद होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसमें क्या होता है कि यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है और यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर या गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है, तब इसका उपयोग किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है संबंधित मंत्री की निंदा करना। तब इसका उपयोग किया जाता है विशेषाधिकार का। उसके बाद है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ये क्या होता है? इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी अग्रिम अनुमति से, पहले से अनुमति लेकर किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट करता है। यानी अगर कोई लोक महत्व का मुद्दा है, अगर वो काफी देर से पेंडिंग पड़ा है तो उस पर ध्यान लाने के लिए, इसलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है कि उससे संबंधित मंत्री का ध्यान लाने के लिए संसद का कोई भी सदस्य ऐसा करता है और इसके लिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेता है पहले। और शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है। मतलब जैसे शून्यकाल नया है वैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी नया जोड़ा गया है भारत में, जो 1954 से ही भारत में अस्तित्व में है और शून्यकाल के विपरीत प्रक्रिया नियमों में उसका उल्लेख भी किया गया है। अगला है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है ये देखिए कि यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए संसद की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है और इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाएगा और जो अविलंबनीय मुद्दे हैं लोक महत्व के, सदन में उनके चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है और सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती है और सदन की कार्रवाई के लिए स्थगन प्रस्ताव की निम्न सीमाएं भी हैं। तो क्या क्या निम्न सीमाएं हैं ये देखिए कि इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को ही उठाया जा सकता है जो कि निश्चित तथ्यात्मक और अत्यंत जरूरी और लोक महत्व के का मुद्दा हो तभी, और इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाएगा और इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जा सकता है, न कि साधारण महत्व के विषय को, और इसके माध्यम से विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता है। तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है? और इसके माध्यम से ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जिस पर उसी सत्र में चर्चा अगर हो चुकी है तो, और इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर भी चर्चा नहीं की जा सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो और इसे किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषयों को पुनः उठाने की अनुमति भी नहीं होती है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या कह रहा है देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है। और इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है तभी तक, और दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकती है और प्रस्ताव के समर्थन में लेकिन 50 सदस्यों की अनिवार्यता है, तभी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकती है, मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। विश्वास प्रस्ताव क्या है कि खंडित जनादेश के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु संसद, अल्पमत तथा गठबंधन सरकार आदि परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रक्रियात्मक उपाय के तौर पर विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है और क्षीण बहुमत वाली सरकारों को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट। और एक क्या है इंपॉर्टेंट कि जो भी सरकार एक समय में होती है कभी कभी स्वयं बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है और यदि यह प्रस्ताव गिर जाता है
तब सरकार भी गिर जाती है। ये सरकार का बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव आता है। अगर ये विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया तो सरकार गिर जाएगी। फिर है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से अलग है, और ये एक तालिका आगे दिया गया उसके बारे में, ये गलत आ गया, ये बुक का था, ठीक है ना, एनसीईआरटी का था ये लाइन, तो ये आ गया, इसमें इसको ध्यान मत दे दीजिएगा। तो जो निंदा प्रस्ताव होता है वो अविश्वास प्रस्ताव से अलग है। आगे हम लोग देखेंगे अंतर भी। और धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में देखिए क्या कह रहा है। प्रत्येक आम चुनाव से पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है, और अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष यानी पहले वर्ष और जो आने वाला वर्ष है उसमें सरकार की नीतियों और योजनाओं का खाका खींचता है। कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है, और दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है, और इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। और बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए भी रख दिया जाता है। सारे पॉइंट हैं। और इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना है। और राष्ट्रपति का प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा तथा वाद विवाद के मुद्दे उठाने और त्रुटियों और कमियों हेतु सरकार और प्रशासन की आलोचना का अवसर भी उपलब्ध कराता है। तो ये सारे पॉइंट्स है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक अनियत दिवस है, ये इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है अनियत दिवस के बारे में। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष चर्चा के बिना निर्धारित किए रखता है, उसमें चर्चा नहीं होता है। अध्यक्ष सदन के नेता से चर्चा करके या सदन की कार्य मंत्रणा समिति की अनुशंसा से इस प्रकार के प्रस्ताव को कोई दिन या समय नियत करता है, इसीलिए इसे अनियत प्रस्ताव कहा जाता है। एक विलंबकारी प्रस्ताव भी होता है। क्या होता है पढ़िए। यह किसी विधेयक, प्रस्ताव या संकल्प पर जारी बहस अथवा स्थगन प्रस्ताव है, अथवा चर्चा का या किसी कार्य की प्रगति को धीमा करने अथवा विलंबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव है, और यह किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव के पेश होने के बाद किसी भी समय लाया जा सकता है। और विलंबनकारी प्रस्ताव पर चर्चा इस प्रस्ताव में अंतर्निहित विषय पर ही सीमित रखी जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष सभापति की राय में ऐसा प्रस्ताव सदन में नियमों का दुरुपयोग है तो वह तुरंत इस पर प्रश्न कर सकते हैं अथवा प्रश्न पूछने से मना भी कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट के लिए। अब ये प्रश्न जो होते हैं औचित्य प्रश्न, ये देखिए क्या है औचित्य प्रश्न या औचित्य सिद्धांत क्या है, इसके बारे में देखिए। जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन अगर नहीं करता है, ठीक है, अगर नहीं करता है तो एक समय क्या कह रहा है कि जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो एक सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है, और यह सामान्यतया विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। और यह सदन का ध्यान आकर्षित करने की एक असाधारण युक्ति है, क्योंकि यह सदन की कार्रवाई को समाप्त करती है, और औचित्य प्रश्न में यद्यपि किसी तरह की बहस की अनुमति नहीं होती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लेंगे। एक आधे घंटे की बहस भी होती है, ये क्या है ये भी देखिए। आधे घंटे की बहस यह पर्याप्त लोक महत्व के मामलों आदि पर चर्चा के लिए है, और अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकता है, और इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है। एक अल्पकालिक चर्चा भी होती है। क्या है अल्पकालिक चर्चा? इसे 2 घंटे का चर्चा भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता, और संसद सदस्य किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले को बहस के लिए रख सकते हैं, और अध्यक्ष 1 सप्ताह में इस पर बहस के लिए 3 दिन भी उपलब्ध करा सकता है। कुछ विशेष उल्लेख भी हैं इसके बारे में। क्या है विशेष उल्लेख? ऐसा मामला जो औचित्य प्रश्न नहीं है और उसे प्रश्न काल के दौरान नहीं उठाया जाता, और आधे घंटे की बहस जिसमें कई सारे मामले शामिल हैं, इसे विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा में उठाया जाता है, और यह लोकसभा में नियम 377 के अधीन नोटिस भी कहा जाता है। संकल्प क्या होता है ये देखिए। क्या है संकल्प? साधारण लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कोई सदस्य संकल्प ला सकता है, और किसी समय द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता। और संकल्पों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला,
गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प है। क्या है यह संकल्प? गैर सरकारी द्वारा लाया जा सकता है और इस पर बहस केवल वैकल्पिक शुक्रवार एवं दोपहर के बाद के बैठक में ही की जाती है। जो गैर सरकारी संकल्प होते हैं ये क्या होते हैं कि इन पे जो है, इन पे क्या होता है, एक सेकेंड, ये जो गैर सरकारी संपर्क है इन पे क्या होता है कि यह बहस केवल वैकल्पिक शुक्रवार के दिन ही लाया जाएगा या ठीक है, और इस पे क्या लाया जाएगा, और इस पे दोपहर बाद इसमें बैठक की जाएगी किसी भी दिन, या तो वैकल्पिक शुक्रवार को ही। और दूसरा है सरकारी संकल्प। सरकारी संकल्प में क्या कह रहा है कि यह संकल्प मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। तीसरा है सांविधिक संकल्प, इसे या तो गैर सरकारी सदस्य द्वारा या मंत्री द्वारा, दोनों के द्वारा लाया जा सकता है। और इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे संविधान के उपबंध या अधिनियम के तहत लाया जा सकता है। तो इसे सरकारी या गैर सरकारी कोई भी सदस्य ला सकता है। और संकल्प प्रस्तावों से निम्नलिखित संदर्भों में भिन्न होते हैं। संकल्प प्रस्तावों से लोग निम्नलिखित उससे विभिन्न होते हैं। कैसे? सभी संकल्प महत्वपूर्ण प्रस्तावों की श्रेणी में ही आते हैं। इसका अर्थ है प्रत्येक संकल्प एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है और यह अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण हों, और इसके अतिरिक्त यह भी अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्तावों को सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाए। एक युवा संसद का मुद्दा है। क्या है ये देखिए, युवा संसद क्या होती है। युवा संसद की योजना चौथे अखिल भारतीय व्हीप सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई, युवा संसद की। और इसके उद्देश्य है यह युवा पीढ़ी को संसद की कार्रवाई से अवगत कराता है, युवाओं के मस्तिष्क को अनुशासन एवं संबंध तथ्यों से परिचित कराता है, और यह छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को समझाता है ताकि उन्हें लोकतांत्रिक संस्थानों के कार्य की सही जानकारी मिल सके। और इस योजना को समझाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों को जरूरी प्रशिक्षण और योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है ये देखिए, अगला है ये जो मैंने बताया था कि निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। इन पे आप अंतर देखिए क्या कह रहा है निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। अगर निंदा प्रस्ताव है तो लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना होगा, और अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। और निंदा प्रस्ताव या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव जो है यह सिर्फ पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। यही अंतर है। निंदा प्रस्ताव मंत्री या मंत्रियों के समूह पे, और अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्री परिषद पे। और निंदा प्रस्ताव या मंत्री परिषद की कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ ही निंदा के लिए लाया जाता है, और जो अविश्वास प्रस्ताव या मंत्री परिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। चौथा है निंदा प्रस्ताव में कि यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है, और अविश्वास प्रस्ताव कि यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना ही पड़ता है। तो ये आज हम लोगों ने संसद के सत्र, संसद को आहूत करना, संसद का स्थगन करना, सत्रावसान, विघटन, कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं, क्या है, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। और एक सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरा आज का जो टॉपिक था ये पे समाप्त होता है। यह मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, यह अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, आप इन दोनों को जरूर फॉलो कर लें। और ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। और कल फिर हम लोग 1 बजे अपने संसद के अगले टॉपिक के साथ आएंगे। अभी संसद का और भी कुछ टॉपिक बचा है तो आगे फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।